मतलब एप्लीकेशन से पहले अगर मैं किसी सर्विसेज का 3,000 भी मांग लूँ, 2,000 भी मांग लूँ, तो उनको महंगा लगता है, क्योंकि उनको लगता है ना यार ये सब चीज़ों के लिए क्या पैसा देना है। जब रिजेक्शन होता है ना, तब फ़ोन आता है कि और फिर फ़ोन आता है तो क्या कहते हैं, उस कंसल्टेंट ने मुझे बताया नहीं, उसने ऐसा बताया नहीं। इंटरव्यू है, बच्चा घूम रहा है, मैंने ऐसे भी देखा है। उनको लगता है कि अरे यार वो तो बैठे हैं हमको सीट देने के लिए। भाई वो सब इंडिया में चलता है, जो कॉल कर करके आपको बुलाते हैं। फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ को सीट भरनी है, बट दे नीड अ क्वालिटी स्टूडेंट्स, एज सिंपल एज दैट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूके वीज़ा के बारे में। और यूके वीज़ा का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एप्लीकेशन से लेकर टिल वीज़ा सैंक्शन, वो होता है उसका कैश इंटरव्यू। जो कैश इंटरव्यू है ना, यहीं पर यूके के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो इसकी जो पेपर डिमांड है, जो यूके की जो डॉक्यूमेंट्स की जो डिमांड है एज कम्पेयर टू द ऑस्ट्रेलिया या फिर इवन कम्पेयर टू कैनेडा और जर्मनी लाइक दिस कंट्री, काफ़ी कम है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यूके एप्लीकेशन में अटकते हैं वो होता है कैश इंटरव्यू के बारे में। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कैश इंटरव्यूज के बारे में कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो इग्नोर कर देते हैं एज अ स्टूडेंट, और अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि हम कैसे आराम से इस कैश को पास कर सके। तो देखो, सबसे पहली बात ये ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी कैश इंटरव्यू का। देखो, कैश इंटरव्यू क्या कब होता है, जब आपकी एप्लीकेशंस आप सारे जो अनकंडीशनल ऑफर्स वगैरह सब आ गया। सो जब आप ट्यूशन फी पे कर देते हो और उसके बाद वीजा के बीच में जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी कैश इंटरव्यू लेगी। इसको एक प्रकार से हम क्रेडिबिलिटी असेसमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स का। तो इससे जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट होता है, वैसे ही यहाँ पर देखा जाता है कि आप कितने क्रेडिबल हो एज अ स्टूडेंट। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यू की पर्पस क्या होती है और स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैश और वीजा रिफ्यूजल्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि देखो, हर एक इंटरव्यू में ना, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया देख लो या यूके देख लो, छोटी छोटी स्टेप्स होती हैं जो यूजुअली हम लोग को नहीं पता होता है, और हम लोग लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में ज्यादा देखते रहते हैं कि मैं ऐसे ये कोर्स ले लूंगा या ऐसा बोल दूंगा, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जबकि वीजा ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो कभी आपसे इंप्रेस नहीं होने वाले। वो आपकी जो डिटेल्स हैं उसको देखते हैं, और वो कैसे डिटेल्स देखते हैं, कोई बड़ी डिटेल्स नहीं। अगर आपके पास से बहुत बड़ी सर्टिफिकेट है या आपकी इंग्लिश स्कोर्स बहुत अच्छी है तो आप सोचोगे कि, या फिर आपकी एकेडमिक बहुत अच्छी है तो आप सोचेंगे कि अरे ये तो काफ़ी है मेरे वीज़ा के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, हम बहुत माइन्यूट गलती कर देते हैं, एंड फॉर दैट रीजन हमारी वीज़ा लास्ट में रिजेक्ट हो जाती है। और हम सोचते हैं कि हमारी एकेडमिक अच्छी है, कोई गैप भी नहीं है, फाइनेंसेस बहुत अच्छा शो किया, तो क्यों वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो लेट अस स्टडी। सो देखते हैं कि व्हाई द इंटरव्यू मैटर्स, मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये कैश इंटरव्यू, और यूनिवर्सिटी या फिर वीज़ा अथॉरिटी क्यों इतना ज़्यादा इस पर फोकस करता है। तो सबसे पहली बात है, जैसे कि सारे एम्बेसीज हैं, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी ले लो, जर्मन ले लो, कनाडा ले लो, सभी को एक चीज़ ध्यान देना है कि जो स्टूडेंट स्टडी वीज़ा में आ रहा है तो वो स्टडी ही उसका मेन गोल हो। उसके साइड बाय साइड आप कोई परमानेंट रेसिडेंसी लेना या वर्क करना या फिर एज ए रेफ्यूजी देखना, ये अगर उनको सेंस होता है तो वो आपको रिजेक्ट करते हैं। तो वो कैसे जज करेंगे कि वो एक्चुअल में आप जेन्युइन स्टूडेंट हो कि नहीं, ये आपको पूरा इंटरव्यू में प्रूव करना पड़ता है। जेन्युइन स्टूडेंट का ये मतलब नहीं कि भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट हो गया, नहीं। आपकी जो इंटेंशन टू स्टडी है, आप जो कोर्स करना चाहते हो, उस चीज़ों को जज किया जाता है। जैसे देखिए, यूनिवर्सिटी आपकी स्टडी इंटेंशन को देखता है कि सपोज आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपने पास्ट में क्या किया। कई बार मैंने देखा है कि आप इधर बीकॉम करते हो और फिर एमसीए के लिए अप्लाई करते हो। यूनिवर्सिटी कई बार ऑफर दे भी देती है, बिकॉज यूनिवर्सिटी एंड ऑफ द टाइम उनको अपनी सीटें भरनी है। बट जब आपकी कैश इंटरव्यू होता है या जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो ना, तो ये बात आता है कि आपने बीकॉम किया, एमसीए, तो आपकी स्टडी इंटेंशन क्लियर नहीं होती है। साथ ही साथ स्टडी करने के बाद वो कोर्स अगर आपके इंडिया में अवेलेबल है तो वहाँ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और उसके करने के बाद आपकी क्या प्रॉस्पेक्ट रहेगा, ये सारी चीज़ों को जज किया जाता है। कोर्स एंड यूनिवर्सिटी नॉलेज मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, या तो पेरेंट या कंसल्टेंट वो दे देते हैं, क्योंकि हमें आदत है ना इंडिया में कि सारा कुछ या तो स्कूल के टीचर्स करके देंगे या पेरेंट्स करके देते हैं, तो हमें सेल्फ डिसीजन लेने की आदत ही नहीं होती है। तो क्या होता है, ये जो कोर्स और यूनिवर्सिटी होता है, या तो कंसल्टेंट या पेरेंट दे देते हैं बच्चों को कि बेटा तू ये कोर्स कर, एंड अकॉर्डिंगली वो कोर्स चूज कर लेते हैं। और कई बार इसी वजह से मैंने देखा है कि स्टूडेंट को नॉलेज ही नहीं होता कि उस कोर्स में क्या क्या पढ़ाई करने वाले हैं, कौन कौन सी सिलेबस आने वाली है, किस तरीके का उनका एग्जाम स्ट्रक्चर है, कैसे क्रेडिट्स मिलते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता।
यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता रहता ज़्यादा डिटेल्स की यूनिवर्सिटी कब बनी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, उसके कितने कैंपस हैं, कितने ब्रांचेस हैं, एंड वहाँ पर की उसकी फीस कितनी रेंज करती है, उसकी रैंकिंग क्या है, कुछ नहीं। तो ये नॉलेज है कि नहीं आपको, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके कोर्स और यूनिवर्सिटी का नॉलेज रहेगा, वीज़ा ऑफिसर को समझ में आएगा कि यस यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट। आखिरी में देखना एक ही चीज़ वो जज करना चाह रहे हैं कि आप क्रेडिबल स्टूडेंट हो कि नहीं हो, आप जेन्युइन स्टूडेंट हो कि नहीं हो। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रेडीनेस। आपने जो भी फाइनेंसेस आपने शो किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने पैसा दे दिया और आप जस्ट उसको शो कर रहे हो। तो इस चीज़ों को, फाइनेंशियल रेडीनेस, आप कितने प्रिपेयर्ड हो, ये देखा जाता है। करियर गोल्स, वंस यू हैव डन दैट कोर्स, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि जस्ट आप कोर्स करो और उसके बाद भूल जाओ, मतलब सीटें भरनी है, वैसा वाला वहाँ पर चीज़ें नहीं चलता है। वहाँ सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई कोर्स चूज़ किया हो, से आपने एक मास्टर इन फार्मेसी कोर्स चूज़ किया है, तो उसकी करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, आप इंडिया में उस कोर्स को कैसे यूज़ करोगे। अब ये नहीं बोलोगे कि यूके में मैं इस कोर्स को यूज़ करने वाला हूँ, नहीं। अगर आपने एआई में किया है, मशीन लर्निंग में कुछ कोर्स किया है, तो आपको बताना होगा कि यार ये इस कोर्स को पढ़ने के बाद इंडिया में मैं इस तरीके से जॉब हासिल कर सकता हूँ। लेकिन अब बात करने के लिए क्या है, अब मैंने बता दिया कि इसको बताना है, तो आप क्या बोलोगे, दैट आई विल बी डूइंग वर्क इन द फील्ड ऑफ एआई इन इंडिया। ऐसे प्रूफ नहीं होता, उसको प्रूफ करने के तरीके बहुत अलग होते हैं। कोई जेनरिक आंसर्स अगर आप दोगे, तुरंत वीजा वहीं रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। जब आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन किए रहते हो से लेकर जब तक आप वीजा अप्लाई करते हो, तो कई बार चीज़ें को कई जगह हम गैप शो कर रहे थे। कई बार गैप में हो जाता है कि हमने बोलेंगे कि हम IELTS की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरे जगह हमने क्या डाल दिया, हमने जॉब कर रहे थे। फिर कहीं पर एकेडमिक्स कम आने का रीजंस कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। दैट मीन्स जब से आपने यूनिवर्सिटी अप्लाई किया है टिल द टाइम जब आप ये इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जवाब में। कभी या उसी समय ही जब आपकी कैश इंटरव्यू होता रहेगा, तो आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओगे। इंटरव्यू के दौरान भी आपको जब बहुत सारे क्वेश्चन किया जाता है ना, तो आपकी क्वेश्चन में ये ना हो कि पहले आपने कुछ बोला और बाद में कुछ। जैसे कि पहले आपने कहा कि मैं एआई करके मैं इंडिया वापस आना चाहूँगा, बाद में ऐसे करियर गोल्स में हुआ तो आप बोल रहे हो कि यूके में एआई की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं ना, वो नहीं आना चाहिए। तो इस सब चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट होता है जब कैश इंटरव्यू होता है, तो आई हैव मेड अ 6 पिलर्स, 6 ऐसे फाउंडेशन है जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज और उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। नंबर 1, वाई यूके। तो वाई यूके मतलब क्या है, यूके इज अ ड्रीम डेस्टिनेशन, यूके हैज द बेस्ट यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आप बोलोगे तो कभी नहीं होगा। जब आप यूके डिसाइड करते हो ना, तो इस तरीके से आप सोचो कि जब वाई यूके होता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको नेगेटिव तरीके, जिसको हम इन्वर्जन थ्योरी बोलते हैं, उस हिसाब से सोचो। पहले वाई नॉट इंडिया सोचो कि आप इंडिया में क्यों नहीं पढ़ाई करना चाहते। तो आप कह सकते हो कि यार यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा। सेकंड, बहुत कॉम्पिटिटिव है, जाहिर सी बात है ना, कोई भी हाई रैंक्ड इंस्टीट्यूट में इंडिया में एडमिशन लेना मतलब वहाँ कंपटीशन है। एंड थर्ड जो है, वो जो कॉस्टली इंस्टीट्यूशन, जो हाई रैंक इंस्टीट्यूशन है, उसकी पढ़ाई भी काफ़ी कॉस्टली है। तब आपको एक मीनिंग बनता है कि यार जब इंडिया में इतनी कंपटीशन है, तो लेट मी ट्राई टू गो अब्रॉड, क्योंकि इंडिया की हाई रैंक इंस्टीट्यूट तो फुल हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तब आप सोचते हो ना, तो पहले आपको यही जवाब देना है कि बिफोर टेलिंग वाई यूके, आई वुड लाइक टू टेल वाई आई हैवंट चोजन टू स्टडी इन इंडिया। अब जब आपने ये फाइनल हो गया कि यार मैं इंडिया में तो नहीं पढ़ सकता, मुझे ये कोर्स नहीं मिल सकता, या मिलेगा भी तो बहुत कॉम्पिटिटिव है, तब आपको बताना होगा कि जब मैंने अब्रॉड पढ़ना शुरू किया, अब्रॉड के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो मैं 2-3 कंट्रीज को मैंने कंसिडर किया। ऐसा नहीं होता कि सीधा आप यूके पहुंच गए। आप बोलोगे आई हैव कंसिडर्ड कनाडा, आई हैव आल्सो कंसिडर्ड जर्मनी एंड आई हैव आल्सो कंसिडर्ड ऑस्ट्रेलिया एज माय पोटेंशियल स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन। तब क्या होता है, आप बताओगे कि कनाडा में राइट नाउ वीजा रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा है, जर्मनी में जो जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज ज्यादा है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज कम है, एंड अगेन इंग्लिश लैंग्वेज में कंपटीशन है। ऑस्ट्रेलिया में आप कह सकते हो इट्स कंपैरेटिवली कॉस्टली एंड एवरीथिंग। तो इस तरीके से आपको सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते हुए फाइनली आपको ये प्रूव करना है कि एंड दैट्स व्हाई आई फाइनली सेटल डाउन एट यूके, बिकॉज यूके ऑफर मी अ ग्रेट क्वालिटी कॉलेज ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम द फीस इज अफोर्डेबल। एंड ऑल्सो आप कह सकते हो अगर आप मास्टर्स में हो कि बाकी जगह 2 साल का मास्टर्स होता है, या एक ईयर में मैं मास्टर्स करके आई कुड बी पोस्ट ग्रेजुएट। तो इस तरीके से आपको यूके प्रूफ करना है। ऐसा नहीं बोल देना है कि दैट यूके इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आई हैड अ ड्रीम टू स्टडी इन यूके सिंस चाइल्डहुड। ये सब
नहीं देखा जाता। तो पहला पिलर ये है। सेकंड, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। तो अगेन जैसे मैंने कहानी बताया था ना कि व्हाई, जब व्हाई यूके प्रूफ करना है तो व्हाई नॉट इंडिया, व्हाई नॉट अदर कंट्रीज से आपको यूके आना है। तो वैसे ही अब आपको बताना है कि जब यूके में आपने फाइनली डिसाइड किया कि यार लेट्स गो टू यूके नाउ, तो ऐसा तो नहीं है कि से एक इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन मिला और आपने वहीं पर एक्सेप्ट कर लिया। वेन एवर वी गो, तो हम एक ग्रुप ऑफ कॉलेज को अपने कंसिडर करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको तो 20 कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना चाहिए शुरुआत में। कोई स्टडी अब्रॉड के लिए कोई एक कॉलेज शॉर्टलिस्ट करो और वो फाइनल हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आप 4 से 5 कॉलेज बताओ कि यार जब मैंने यूके में ये कोर्स करने का डिसीजन लिया तो आई हैव कंसिडर्ड 3-4 यूनिवर्सिटीज़। अब आपको बताना है कि उन 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में आपने उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को, से इंपीरियल कॉलेज लंदन को क्यों फाइनल किया, तो आप बता सकते हो। तब अगेन रैंकिंग आएगा नंबर 1। आप ये भी बता सकते हो कि फ़ी कंपैरिजंस बता सकते हो कि उसकी फ़ीस इतनी है, इसकी फ़ी कम है, या आप बता सकते हो उसके रेपुटेशंस, लाइक उसको किस किस रिकॉग्निशन मिला है गवर्नमेंट का, उसकी क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। एंड ऑल्सो आप कह सकते हो ना कि वहाँ अप्लाई किया था पर वहाँ से ऑफर नहीं आया, आई गॉट ऑफर फ्रॉम दिस एंड हेंस आई एम अप्लाइंग फॉर दिस। तो ये बड़ा लॉजिकल सा रीज़न बनता है कि हाँ भाई आपने 4 कॉलेज फाइनल किया था एंड दिस इज द रीज़न वाई आपने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि आप जो स्टडी करने जा रहे हो ना वो काफ़ी रिसर्च करके जा रहे हो। तो इस तरीके से वाई दिस यूनिवर्सिटी, अगेन वही जेनरिक आंसर नहीं देना है। अब जब उस यूनिवर्सिटी में है तो उस कोर्स को प्रूफ करना है आपको। से आप करने जा रहे हो MBA, तो MBA क्यों फ़ायदा देने वाला है, क्या करियर ग्रोथ है, तो उसे भी आपको स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड डेटा के साथ प्रूफ करना है। मेरे पास कैश इंटरव्यू, हम लोग एक पेड सर्विस भी चलाते हैं। 5000 का रेट है राइट नाउ जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवा देता हूँ। तो अगर आपको लगता है तो नीचे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना और उस हिसाब से प्रिपेयर करना। क्योंकि वाई दिस कोर्स प्रूफ करना सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, स्टैट्स देना होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स विद द सोर्स। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप जो बोल रहे हो, जो कोट कर रहे हो, वो कैसे आपका होगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक सैम्पल आपको कैश का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो अगर आप कमेंट करिएगा ट्रांसक्रिप्ट तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग को वो ट्रांसक्रिप्ट वाली वीडियो चाहिए एंड अकॉर्डिंगली मैं वो बना दूंगा। करियर प्लान, कोर्स हो जाने के बाद भाई क्या करने वाले हो। इंडिया में भले यूनिवर्सिटी नहीं पूछती कि आगे क्या करने वाले हो, इंडिया में यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी भी नहीं लेती, लेकिन हाँ अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो तो MBA करने जा रहे हो तो भाई क्या करोगे आगे जाकर, उस MBA से आपको क्या मिलने वाला है, कितना ROI आप लगा रहे हो 50-60 लाख रुपए, लेकिन वहाँ पर फिर उसके बाद 10,000 20,000 की नौकरी लगेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना इस चीज़ों का। सो ये भी बताना ज़रूरी है। दैन फाइनेंशियल प्लान, और ये बहुत ज़रूरी है भाई, आपकी जो साल या 2 साल, जैसे आप अंडर ग्रेजुएट में गए और 3 साल का आपने स्टडी किया वहाँ पे, तो 3 साल की फंडिंग कैसे होने वाली है। एजुकेशन लोन लिए हो तो कौन से बैंक से है, अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो कौन है जो स्पॉन्सर कर रहा है, कितना फंड स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी फ़ंड 28 डेज ओल्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। एंड एकोमोडेशन प्लान, एकोमोडेशन प्लान के साथ क्या होता है कि यूजुअली जब वीज़ा होता है तो उसी के बाद ही हम अपना एकोमोडेशन फाइनल करते हैं। तो स्टूडेंट को लगता है कि यार वो सीधा बोल देता है दैट आई विल फाइनलाइज माई एकोमोडेशन वंस आई विल गेट द वीज़ा। इस तरीके से यूजुअली यूके के केस में लोग जवाब देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कहना चाहिए दैट लुक दो आई एम गोइंग टू फाइनलाइज माई एकोमोडेशन वंस आई विल गेट वीज़ा, हाउएवर आई हैव विजिटेड द वेबसाइट ऑफ दिस एंड दिस एजेंसी, जैसे यूनी एको हो गया, वैसे बहुत सारे एकोमोडेशन की प्राइवेट एजेंसीज हैं, एंड हैड अ रफ एस्टिमेट अबाउट दैम एंड आई थिंक दैट these are the probable rents that I have to pay if I stay in the PG, and also I would like to explore on campus hostels and other kind of thing, अगर वो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है कि नहीं। तो ऐसे जब आप आंसर देते हो ना, तब आपके कैश ऑफिसर को लगता है कि हाँ भाई इसने प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, अपने इंग्लिश से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश ज़रूरी है, और वो क्यों ज़रूरी है वो भी आगे आएगा, मैं बताऊँगा, लेकिन इंग्लिश से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी जो पूरी जो प्लानिंग है उसको आपने एक फ्लो चार्ट बना के रखा है कि नहीं इन सारे क्वेश्चंस को। तो ये जो 6 पिलर्स है इस पर अच्छे से काम करना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का कैश इंटरव्यू में रुक जाता है चीज़ें, बिकॉज या तो बहुत जेनरिक आंसर देते हैं या फिर उनके कन्विंसिंग आंसर ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखो, जब आप ना कैश देते हो तो बेसिकली ये आपकी स्टोरी है। तो परफेक्ट स्टूडेंट स्टोरी कैसे बनता है,
सबसे पहले आपको अपने पास्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस, उसको आप कितने अच्छे से बताते हो कि इवन आपने से बीकॉम किया तो क्यों किया और वो आपके करियर गोल को कैसे हेल्प कर रहा है, अभी तक आपने बीकॉम के थ्रू क्या क्या काम किया और आगे ये कैसे हेल्प होगा। तो पास्ट, अब प्रेजेंट, अब आप इससे क्या क्या कोर्स और यूनिवर्सिटी क्यों देख रहे हैं, और उसके बाद डेफिनेटली फ्यूचर, तो इसका करियर होम कंट्री में क्या है। तो इस तरीके से आपकी जो गोल है, जो स्टोरी है, वो रिलेट होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था ना, कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए कि पास्ट में क्योंकि वो किया हूँ तो प्रेजेंट में ये कोर्स करने वाला हूँ और फ्यूचर में ये कोर्स मुझे इस तरीके से हेल्प आउट करने वाला है। सो दिस इज़ द थिंग। देखो, इंश्योर अ लॉजिकल कंसिस्टेंट स्टोरी, सभी तीनों चीज़ें कनेक्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट इज, एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल रेडीनेस, जो कि यूजुअली वी इग्नोर इट। तो आपको स्पॉन्सर्स के पूरे डिटेल पता होना चाहिए कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है, वो करता क्या है, उसकी ITR वैल्यूज़ पता होना चाहिए, अगर डैडी हैं तो उसके बारे में। ट्यूशन एंड लिविंग कॉस्ट, अगर आप लंदन जा रहे हैं तो अराउंड 13,000 यूरो पाउंड के आसपास आपका फ़ीस है। लिविंग एक्सपेंस है, वो पता होना चाहिए। ट्यूशन फ़ी, कई बच्चों को ट्यूशन फ़ी तक नहीं पता होता क्योंकि अगेन वी आर स्पून फीडेड, नो, पेरेंट्स आए, उन्होंने फ़ी जमा कर दिया। यू नीड टू, और ट्यूशन फ़ी के अलावा और भी जो कॉस्ट लगने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो सब का आपके पास ब्रेकअप रहना चाहिए और की एबिलिटी रहनी चाहिए। स्कॉलरशिप अगर मिला है तो उसके बारे में बताइए। एजुकेशन लोन आपने लिया है तो एजुकेशन लोन के बारे में बताओ कि किसके किसके नाम से लोन हुआ है, हु इज़ गोइंग टू रीपे द EMIs एंड एवरीथिंग, उसकी डिटेल पता होना चाहिए। और जैसे आपके अकाउंट में यूजुअली UK के केस में क्या होता है कि 28 डेज़ का ओल्ड फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो उस 28 डेज ओल्ड फंड कई बार हम अचानक से बैंक में आ जाता है, तो वी शुड एबल टू टेल कि भाई ये 28 दिन पुराना जो फंड है वो अचानक से मेरे बैंक में जो आया है वो इस वजह हो सकता है आपके पिताजी ने म्यूचुअल फंड को लिक्विडेट किया हो, कोई प्रॉपर्टी सेल आउट किया हो, तो वो प्रॉपर्टी का जो पैसा है वो आया हो। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ फंड भी आपको बताने की एबिलिटीज़ होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कॉमन रीज़न जिसके वजह से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। नंबर 1 यार, मेमोराइज्ड आंसर। अगेन जब प्रिपरेशन होता है ना, तो ये गलती बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो भी करते हैं कि रटवा देते हैं आंसर को। देखो, रटवाना नहीं है, मैप बनवाना है। या आप जब खुद भी करते हो ना प्रिपरेशन, तो रटो मत, उसका ना एक फ्लो चार्ट बनाओ या एक माइंड मैप बनाओ, जैसे बबल डायग्राम होता है। आप अगेन ट्रांसक्रिप्ट लिखो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। और क्योंकि जब आप उस मैप को बना रहे थे तो यू नो कि आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करनी है, फिर उसको आप अपने लैंग्वेज में बोलते हो। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो। कितनी सारी जो मैंने कैश का जो रिजेक्शन लेटर देखा है ना, उसमें यही आंसर आता है, मेमोराइज्ड। सेकंड इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग एप्लीकेशन, मतलब आपने किया कुछ है, करना कुछ और चाह रहे हो, दैट मीन्स कंसिस्टेंसी नहीं है। इंग्लिश वीक होना, देखो क्या होता है UK में ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में MOI के बेसिस पर एडमिशन होता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे। तो उस स्टूडेंट का इंग्लिश अभी तक वो क्या है, IELTS कोचिंग भी नहीं किया रहता। तो IELTS कोचिंग में क्या होता है, आई डोंट नो अबाउट अदर, बट जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में रोज़ स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है। तो बच्चे को ना बोलने का इतना ज़्यादा आदत हो चुका रहता है कि वो यूज्ड टू होता है। लेकिन अचानक से किसी फॉरेन ऑफिसर के सामने आपकी MOI के बेस पर आपका एप्लीकेशन एडमिशन हुआ है, तो बहुत मुश्किल है, मतलब नर्वस हो जाता है स्टूडेंट, एंड दैट्स वाई उसे मुश्किल हो जाता है अच्छे से बात करना। कई बार MOI तो ठीक है, आपके नंबर उस दिन ग्रामर वामर लिख कर आपके इंग्लिश में नंबर्स तो अच्छा है, बट IELTS एक अलग ही टेस्ट होता है ना, तो उसके वजह से भी कई बार इंग्लिश आप सही आते हुए भी, मतलब आपका एडमिशन होते हुए भी आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते हो। तो ये इश्यूज़ है, इसीलिए कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑलवेज़ बेटर कि 1-2 महीने का कोचिंग IELTS का करना चाहिए एक अच्छे इंस्टीट्यूशन पे। और मेरे इंस्टीट्यूशन में भी है, अगर आपको लगता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन और बहुत सारे हम लोग ने सॉफ्टवेयर्स लॉन्च किए हैं, उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट वॉट एवर, आप जहाँ पर भी हो, IELTS की कोचिंग करना चाहिए, इससे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होती है। देन येस, पुअर कोर्स नॉलेज, मैंने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया कि वी डू नॉट, कई बार पता नहीं रहता करियर प्लान आगे क्या करना है। तो ये सारे जो रीज़न हैं, आई थिंक, या एंड वेग रेस्पॉन्सेस, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहे हो, कोई कनेक्शन नहीं है जैसा, क्योंकि ये वेग रेस्पॉन्स तभी होता है जब आप अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं रहते। तो आपको ना बेसिकली क्या है, आप चैट GPT पे जाओ, सबसे आसान तरीका है, उस पे जाओ और बोलो कि गिव मी द प्रोबेबल लिस्ट ऑफ प्रोबेबल क्वेश्चन लिस्ट ऑफ कैश। वहाँ पर जाओ, आपको क्वेश्चन की लिस्ट मिलेंगी, आप उसमें अपने रिस्पॉन्स को
रिकॉर्ड करो चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी को जज करने बोलो। मतलब ये सबसे फ्री और इजी तरीका है। अदरवाइज़ आप हमें तो कांटेक्ट कर ही सकते हो, वी कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर दिस। सो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, 10 बार 15 बार आप प्रैक्टिस करने के बाद आप कैश इंटरव्यू दोगे तो कैश आपका सक्सेस होगा। अदरवाइज़ आप इसको हल्के में लोगे ना तो बाद में रियलाइज़ होगा जब चीज़ें रिजेक्ट होगा कि अरे क्यों। और फिर फाइनली एज अ इंडियन हम लोग हमेशा चीज़ों को ब्लेम करने का सोचते हैं, तो आप एंड ऑफ द टाइम मैंने देखा है लोग सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट को ब्लेम करते हैं। कभी कोई खुद की जिम्मेदारी, मतलब आई एम वेरी सॉरी टू से बट ऐसा होता है। क्योंकि देखो मेरे ही पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं जिसमें वो कहते हैं जब रिजेक्शन से मतलब एप्लीकेशन से पहले अगर मैं किसी सर्विसेज का 3,000 भी मांग लूँ, 2,000 भी मांग लूँ तो उनको महंगा लगता है। क्योंकि उनको लगता है ना यार ये सब चीज़ों के लिए क्या पैसा देना है। जब रिजेक्शन होता है ना तब फ़ोन आता है कि और फिर फ़ोन आता है तो क्या कहते हैं, उस कंसल्टेंट ने मुझे बताया नहीं, उसने ऐसा बताया नहीं। तो कई बार हम कंसल्टेंट कैसे चूज़ करें वो तो ठीक है, कंसल्टेंट्स लोग की गलती होती है, बट यार आपकी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। आप कितना अच्छे से प्रिपेयर करते हो। इंटरव्यू है, बच्चा घूम रहा है, मैंने ऐसे भी देखा है। उनको लगता है कि अरे यार वो तो बैठे हैं हमको सीट देने के लिए। भाई वो सब इंडिया में चलता है, जो कॉल कर करके आपको बुलाते हैं। फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ को सीट भरनी है बट दे नीड अ क्वालिटी स्टूडेंट्स, एज सिंपल एज दैट। सो इंटरव्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि आपको नेचुरली स्पीक करना है, ज़्यादा ना एक्साइटेड होना है ना ज़्यादा सैड होकर वो करना है। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप इधर उधर घुमाओगे तो उनको ये, क्योंकि वीडियो में होता है ये, उनको ये लगेगा कि कोई आपको हिंट दे रहा है, क्यों दे रहा है, या फिर आप कहीं से पढ़ के बोल रहे हो। आपको काम रहना, क्योंकि देखो स्टे काम इसलिए जरूरी है क्योंकि शब्दों से ज़्यादा ना आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, कॉन्फिडेंस, वो बोलता है। इसलिए स्टे काम, बी ऑनेस्ट। तो जैसे किसी चीज़ का आंसर आपको नहीं पता है ना, तो यू कैन से दैट राइट नाउ आई हैवंट थॉट दैट मच अबाउट दैट, बट एज सुन एज आई विल गेट अ वीज़ा आई एम गोइंग टू प्लान, या फिर right now I haven't thought about this, but yes, this is one of the thing that that I should consider it, and I'm going to plan about it as soon as possible. तो इस तरीके से आप honestly भी reply करते हो तो they will know कि हाँ भाई ये चीज़ें हो सकता है। मॉक इंटरव्यूज़ भाई 10-10 20-20 कर लो, कोई हार्म नहीं है। एंड यूनिवर्सिटी और कोर्स के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। आप उसके वेबसाइट पे जाओ, उसकी चैट जीपीटी में उसके समरी लो, उसके वो करो, उसके FAQs देखो, और जितना देखकर एक मैप बनाना कागज़ में, याद मत करना, वर्ड टू वर्ड आंसर नहीं लिखना, मेन बुलेट्स। और ये सब कुछ आजकल AI बनाकर दे सकता है, बशर्ते आप उतना मेहनत करना चाहो तो। बशर्ते उतनी आप सीरियस हो कि नहीं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आजकल पढ़ाई के लिए भी लोग को फोर्स करना पड़ा है। दैट्स सो सैड। बट एनीवेज, एडिशनल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है अपने आपकी इंट्रोडक्शन में। आप जब हॉबीज़ वगैरह बताओगे तो फैमिलीज़ और हॉबीज़ के बारे में बात आ सकती है। एकोमोडेशन, सिटी नॉलेज, सिटी आप जो रह रहे हो, नहीं जिस सिटी में जाने वाले हो, लंदन जाने वाले हो, मैनचेस्टर जाने वाले हो, या एजबेस्टन जाने वाले हो, कार्डिफ जाने वाले हो, तो उस शहर के बारे में भी ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। वीज़ा कैसे मिलता है, क्या क्या टाइप के वीज़ा होते हैं, आप कौन सा वीज़ा वो कर रहे हो, प्लस आपकी कोई पास रिजेक्शन हुई है क्या वीज़ा की, तो वो सारी कुछ चीज़ें भी इंक्लूड करना है। और बोलने में शर्माना नहीं है। से आपने कनाडा वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, अरे रिजेक्ट हो गया तो हो गया। सो यू कैन से ना फॉर सम अननोन रीज़न इट हैज़ बीन रिजेक्टेड, या फिर यू कुड से दैट पॉसिबली आई मे हैव फेल्ड टू कन्विंस द ऑफिसर। तो इस तरह कभी अपनी कमी मत बोलो, बट आप इस तरीके से बोलो कि आपकी कमी भी ना निकले, और बट आप उसको ऑनेस्टली आप बता दो। तो ये नहीं बोलना चाहिए बिकॉज ऑफ माई लेस एकेडमिक स्कोर आई वॉज रिजेक्टेड, ऐसे नहीं बोलना है आपको। क्या कैसे कहना है, पॉसिबली आई वॉजंट एबल टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन, एकेडमिक एक्सपेक्टेशन, ख़त्म बात। रिजेक्शन हुआ, यूरोप का वीज़ा 2 बार रिजेक्ट हो गया। आई ट्राइड वीज़ा फॉर जर्मनी एंड पॉसिबली I feel that I may not be able to meet their expectations and hence they have rejected it. बस बात ख़त्म हो जाता है। सबको पता है यार कि वीज़ा रिजेक्शन होता है, ये कोई शर्माने वाली या शर्म से डूब जाने वाली बात नहीं होता है। इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक सक्सेस को कोई नहीं देखता कि फेलियर को इतना हम सिर में चढ़ा लेते हैं ना, that's not how Western people see the things. They know that success and failure is the process of life. बट सबसे ज़्यादा वो जो चीज़ों को देखते हैं वो आपका इंटेंशन देखते हैं। अगर आप ऑनेस्ट हो सो गो अहेड विद दिस। हाँ, वीज़ा रिफ्यूज़ल किसी क्रिमिनल केस की वजह से, किसी आपने गलत डॉक्यूमेंटेशन किया है उसके वजह से, ये सारे रीज़न से अगर रिजेक्शन होता है तो डेफिनेटली वो आपकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एज ए कैरेक्टर पे क्वेश्चन करता है ना।
और उनको पता है, वीज़ा ऑफिसर्स को एक चीज़ पता है, आपकी एकेडमिक्स इंप्रूव हो जाएगी, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं, कैरेक्टर यूजुअली सेम रहता है, इसीलिए उस पर उन लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। एंड पार्ट टाइम एक्सपेक्टेशंस वगैरह जो है ये कई बार पूछते हैं, तो पार्ट टाइम एक्सपेक्टेशन में ये मत बोल देना उनको इम्प्रेस करने के लिए कि दैट लुक माई पेरेंट्स आर वेल फंडेड एंड दे आर कैपेबल टू फंड मी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन एंड हेंस आई डू नॉट रिक्वायर्ड पार्ट टाइम। अगेन आप ऑनेस्टी नहीं है, you have to say that yes, I know that there is a 20 hours week part time facility and I would consider if it doesn't hamper to my regular studies. However, having said that, even if I do not get a part time jobs, my parents are capable enough to fund my entire study, या फिर my education loan would be able is sufficient enough to cover the expenses of my entire studies. That's how you need to टेल। ठीक है, थोड़ा सा ऑनेस्टी और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर आपको देना है। तो की टेक अवेज क्या है? द इंटरव्यू इज अ क्रेडिबिलिटी टेस्ट, नॉट एन इंग्लिश टेस्ट। एकदम ध्यान रखना है, इंग्लिश टेस्ट नहीं है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश कुछ भी बोल रहे हो। सक्सेस रिक्वायर्स क्लियर पर्पस, ऑनेस्ट आंसर, करियर प्रोग्रेशन, पहले क्या किया, अभी क्या कर रहे हो, उससे क्या यूज़ कर रहे हो, क्या करने वाले हो आगे करियर, ये चीज़ एकदम क्लियर रहना चाहिए। फिनेंशियल क्लैरिटी रहना चाहिए और यस प्रिपरेशन रहना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। आपको ऐसा फील करो कि यार आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, मत सोचा करो कि टीचर विचर ये सब चीज़ें ना, यही चीज़ तो सीखने मिलता है जब आप बाहर पढ़ने जाते हो। हम लोग सिर्फ क्या डिग्री और प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, दैट्स नॉट अ थिंग दैट वी नीड टू डू दिस। सो दैट्स इट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और किस किस टॉपिक पर वीडियो देखना है लिख देना उस पर। एंड दिस इज़ हाउ आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द क्रिस्प नॉलेज, ट्रांसपेरेंट नॉलेज टू यू। अगर किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए आपको, कैस इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, ऑस्ट्रेलिया का जीएस रिक्वायरमेंट्स चेक करवानी है, या कहीं पर एप्लीकेशन करना है, सो आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। हाँ, सब चीज़ों के लिए यार पैसे लगते हैं, पैसे से ही सारा कुछ चलता है। सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू बी फ्री सिर्फ ये यूट्यूब वीडियोस जो आप जो देख रहे हो वही है। और अगर पैसा देते हैं तो ऑब्वियसली बात है सर्विस मिलता है, तो यार ये फ्री वाली चीज़ें तो मेरे साथ तो नहीं चलता। और आई थिंक अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आप भी मत चलाना। दैट्स इट, टेक केयर एंड बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।